हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला अपने स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूं। और आप जो लगातार मुझे मेरी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके लिए आपका दिल की अतल गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आज हमारा ये टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा में पार्ट 5। ये पार्ट तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं क्योंकि ये चैप्टर बड़ा लंबा है, तो अलग अलग पार्ट में हम आपको बता रहे हैं। हमने पिछले अपने वीडियो में आपको 1892 और 1909 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बताया था। हमने आपको कहा था कि 1892 में हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। 1892 का जो सबसे पेट क्वेश्चन था वो ये कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, का नींव लगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव पड़ी। जो लोग पिछली बार नोट ना बना पाए वो लोग भी इसको एक बार हल्का सा देख लें। हाँ, और एक बात और, जो लोग लेट जोड़ रहे हैं उनसे मैं बार बार ये निवेदन करूंगा कि वो मेरे पिछली क्लासेस को क्रम से देखते हुए आए, जिससे उनकी समझ बढ़िया विकसित हो। ये पूरी तरह से हमने आपको इंट्रोडक्टरी में भी बताया था, ये चैनल पूरी तरह से यूपी पीसीएस का सिलेबस कवर करेगा। हालांकि यहाँ आपको आईएएस का सिलेबस भी इसी के माध्यम से कवर कर दिया जाएगा। बाद में हम पीसीएस मेन की आंसर राइटिंग का भी ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम स्पेशली ट्री की बात कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव पड़ी थी और हमने वहां ये बताया था एक बात कि सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर, सार्वजनिक महत्व का यदि कोई प्रश्न होता था तो वहां पर विधान परिषद के जो सदस्य होते थे, जो गैर सरकारी सदस्य स्पेशली होते थे, उनको 6 दिन की पूर्व सूचना, मतलब अगर आपसे किसी घटना को पूछना है, सरकार से पूछना है, तो 6 दिन आज कह देंगे, आज अपना वो सूचना दे देंगे कि हमें इस घटना पे बात करनी है, और 6 दिन के बाद उनको अवसर दिया जाएगा कि वह इस घटना के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन हमने वहां एक चीज और बताई थी आपको। अभी बजट पे क्या था, बजट पे अपना प्रश्न, बजट पर अपनी बात रख सकते थे। अभी कोई ऐसा नहीं कि प्रश्न प्रतिप्रश्न नहीं कर सकते थे। लेकिन 1909 में सार्वजनिक महत्व के विषयों पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। यह जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये पिछले क्लास में छूट गया था, इसलिए मैं आपको यहां लाया कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला इनको, जो प्रांतीय परिषदों के सदस्य हुआ करते थे, स्पेशली गैर सरकारी सदस्य। पूरक प्रश्न क्या होता है ये मैंने वहां समझाया था, एक बार फिर बता देता हूं कि जैसे आप मान लिया किसी क्लास में पढ़ रहे हो, आपने एक प्रश्न पूछा टीचर से, टीचर ने उसका जवाब दिया, आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए तो दोबारा आप उसे पूछते हैं। हो सकता है टीचर ने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का एक पार्ट का जवाब दिया, दूसरे पार्ट का जवाब आप चाहते हैं, तो फिर से आप पूछ सकते हैं, टीचर मना नहीं करेगा। लेकिन यही काम जो मैं आपको बता रहा हूं, यही बात जो है, आप अगर संसद की कभी कार्यवाही देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही देखिए, संसद की कार्यवाही जो चलती है, संसद का सत्र होता है, संसद की कार्यवाहियां जो चलती हैं, लोकसभा राज्यसभा का सेशन जब चलता है, तो वहां पर मंत्रियों से संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं। मंत्रियों से संसद सदस्य, वो पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं, संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं। ये
यदि उत्तरदायी मंत्री ने जवाब दिया और पूछने वाला संसद सदस्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं है तो उससे यह कहा जाता है कि आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। वो पूछता है, जवाब लेता है, संतुष्टि या असंतुष्ट जो भी है होता है, तो इसे ही पूरक प्रश्न कहते हैं। यह इस व्यवस्था की शुरुआत 1909 के भारत शासन अधिनियम में हुई। अर्थात अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रांतीय परिषद के सदस्यों को मिला। ये मैं उस दिन भूल गया, छूट गई थी बातें। अच्छा, और अब 1919 का मैंने आपको यहाँ हेडिंग जो डाली है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है, इसको मैंने आपको कहा था कि जितने ये कानून बन रहे हैं सब ब्रिटिश सत्ता को भारत में अस्थायी बनाने के लिए बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो आज का आप संविधान देखते हैं उसके लिए भी सीढ़ियों का काम करेंगे। तो अब क्या हुआ 1909 में, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। हमने आपको बताया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की थी ना, मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिनियम भी कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1909 अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909 को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिनियम भी कहा जाता है। अब 1909 में जब इन्होंने बीज बो दिया सांप्रदायिक विभाजन का, तो ये बातें आगे बढ़ने लगी और देश में चूंकि ब्रिटिश सत्ता इतना शोषण करती थी कि अब क्या हुआ कि आप देखेंगे 1917 में 1915 में गांधी जी का देश में आगमन हुआ। 1915 में गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, 9 जनवरी 1915 को। ये थोड़ा सा हिस्ट्री का फैक्ट है, हल्का सा आपको मैं यहाँ इसलिए ले चल रहा हूँ कि अगर इन बातों को नहीं बताऊंगा तो थोड़ा सा बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। अगर मैं फैक्ट सीधे सीधे लिखा दूं तो वो आपको सिर्फ रटना पड़ेगा। अभी क्या है, जब कहानी से जोड़ के आप इसे पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। गांधी जी भारत आए और भारत में अंग्रेजों पर गांधी जी भी तरह तरह का सत्याग्रह किया, इन्होंने आंदोलन किया, वो सारी हिस्ट्री की चीजें हैं। और जनता भी बहुत इनसे परेशान थी, जनता भी खूब आंदोलन कर रही थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में सरकार के ऊपर या ब्रिटिश सत्ता के ऊपर यह दबाव बना कि हमें भारत में संस्थाओं या उत्तरदायी सरकार का विकास करना। उत्तरदायी सरकार या शासन प्रणाली विकसित करनी होगी। मतलब अब क्या है, बहुत लंबा शासन हो गया है, बहुत लंबा क्षेत्र पे ब्रिटिश शासन हो गया है, तो हर जगह परिषदों का निर्माण हो गया है, नियम कानून बनाने हैं। बड़ी सी जब सत्ता बहुत बड़ी हो जाती है तो इसीलिए जो है आज जो आप वर्तमान में देखते हैं कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय संस्थाएं हैं। इसी तरह उस समय भी पहली बार केंद्र में, मतलब इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य तो यह था कि स्थानीय संस्थाओं का स्वशासन की दिशा में क्रमिक विकास किया जाए। मतलब स्थानीय वहां पे अलग अलग प्रांतों में भी एक तरह से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए। इसलिए इस अधिनियम का जो मुख्य पहला उद्देश्य, हम आपको अलग अलग अधिनियमों के अलग अलग उद्देश्य हैं, क्योंकि सरकार पे इतना दबाव हो गया कि इनको लगा कि पहले तो शासन में भागीदार बना ही रहे थे भारतीयों को, धीरे धीरे अपने विधान परिषद में संख्या बढ़ा के गैर सरकारी सदस्यों की, लेकिन उन्हें लगा कि अगर थोड़ा सा जो है और शासन को ढीला किया जाए तो पहली बार इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन या दोहरा शासन, जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी नियम बनाती थी और राज्य में तमाम प्रांत थे जहां पर
प्रांत थे, इन प्रांतों में जो है भी सरकारों की व्यवस्था की गई, प्रांत में भी सरकारें बनाई गई, सरकारें बनी, और इन सरकारों में, सरकार मतलब वही प्रांतीय विधान परिषद जो बनाए थे ये लोग, प्रांतीय विधान परिषदों में अब यहाँ पे इसके जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, प्रांतीय विधान परिषदों के जो प्रतिनिधि होते थे, वो प्रतिनिधि सीधे चुन के आने लगे, जैसे आज अब चुन के आते हैं। इसकी व्यवस्था या इसकी शुरुआत कह सकते हैं आप कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहां पर हुई, अर्थात प्रांतीय परिषदों के सदस्य उनका चुनाव होने लगा, वो चुन के आने लगे। द्वैध शासन, दोहरा शासन का मतलब यह है, द्वैध शासन जो था वो हमने आपको बताया था कि एक बार दोहरा शासन लागू हुआ था 1784 के एक्ट में, जब वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हो गई। ये बातें आपको याद होंगी अगर आप पुराना हमारा क्लास देखे होंगे तो। फिर इसके बाद ये व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त कर दी गई, लेकिन अब क्या है कि शासन बहुत बड़ा हो गया, तो अब जो है प्रांतीय विधानमंडल बनाए गए। प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य होते थे वो जनता द्वारा चुन के आते थे, अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुई। यह पहला फैक्ट है जो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि अब तक क्या था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। जो लोग, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो लोग ये क्लास देख रहे हो वो मेरे साथ लिखते चलें, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपसे तब भी कहा था कि लिखते चलेंगे तो आपका नोट्स बनेगा, आपका लगाव बनेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपका जो है आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम से हो गई। अब तक अप्रत्यक्ष मामला चलता था। अप्रत्यक्ष वाले लोग चुने कहां से जाते थे, ये मैंने आपको 1892 में बताया था कि नगर पालिकाओं के बोर्डों से, विश्वविद्यालयों से, या जिला बोर्डों से, या व्यापार मंडलों से लोग जो है अभी मनोनीत किए जाते थे। अब क्या है कि थोड़ा सा चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो आज जैसे आप देखते हैं करीब करीब वैसे ही था। और केंद्र में दोहरा शासन हम कह रहे हैं कि केंद्र क्या शासन, वहां पे गवर्नर जनरल या वायसराय हो गया था 1858 में। तो केंद्र का शासन जो था, केंद्र का शासन गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी देखती थी, वहां पे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। लेकिन यहां क्या किया गया, अभी पहली बार 2 सदन बनाए गए। एक सदन को विधानसभा कहा गया। अभी वर्तमान में क्या है, देश में आप सुनते होंगे लोकसभा है और राज्यसभा है, लेकिन उस समय, अब इसका ये भी इतिहास है, तो इसकी जड़ यहां मिलती है। जो आज आप वर्तमान की लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, वहां पर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत विधानसभा और राज्य परिषद का गठन किया गया। विधानसभा में उस समय, विधानसभा को आप यहां पे कह सकते हैं निम्न सदन कहते थे, निम्न सदन, और राज्य परिषद को उच्च सदन कहते हैं। जो लोग थोड़ा बड़ा तैयारी वारी कर रहे होंगे या हल्का फुल्का जीएस पढ़े होंगे, उनको यह पता होगा कि आज वर्तमान की बात कर रहा हूं, आज वर्तमान में जो लोकसभा है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये छोटी परीक्षाओं में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और राज्य परिषद जो राज्यसभा है, वर्तमान की देश में राज्यसभा है, इसको उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, तो यह निम्न सदन और उच्च सदन की जो व्यवस्था शुरू हुई, यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत शुरू हुई।
अब इनके जो सदस्यों की संख्या होती थी, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, लिखते चलिएगा। अब इनके जो सदस्यों की संख्या, भाई व्यवस्था बढ़ेगी तो 15 सदस्य 20 सदस्य थोड़े कोई नियम कानून बना। और थोड़ा सा क्या है, देश में अभी जो है होम रूल लीग आंदोलन चल रहा है और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया है। तो क्या है, ब्रिटिशों के लिए वर्तमान की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है। ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में उनको जो है किसी तरह अपने शासन को बचाए रखना है। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई कम से कम भारत इतना बढ़िया उपनिवेश है जिसे हम भरपूर लूट रहे हैं, तो ये खत्म ना हो, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं अर्थ से ही सब कुछ है, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। तो जिसके पास अर्थ है वो समर्थ है, जिसके पास अर्थ नहीं वो व्यर्थ है। तो विधानसभा और राज्य परिषद, विधानसभा के सदस्यों की संख्या इस समय 145 होती थी। ये देखिए फैक्ट है जो बार बार पूछा जाता है, 145 होती थी, जिसमें 41 सदस्य मनोनीत होते थे। आज भी मनोनयन होता है, आगे चल के हम समझाएंगे आपको ये सब क्या होता है। और 104, कितने बचे, 104 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते। ठीक, ये बात नोट कर लीजिएगा कि और इसका जो कार्यकाल होता था ये 5 वर्ष का होता था। ये सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं, आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे और बातें, बड़े छोटे छोटे फैक्ट हैं और पूछे जाते हैं लगातार। राज्य परिषद का जो कार्यकाल होता था वो 3 वर्ष का होता था। और यहाँ सदस्यों की संख्या जो है वो कुल सदस्यों की संख्या 60 होती थी, जिसमें 26 मनोनीत होते थे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो कम संख्या है वो मनोनीत होते थे और कितने बचे, 34 ये निर्वाचित होते। ठीक, तो पहली बार केंद्र में 2 सदन बनाए गए, द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में बनाई गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यह कोई प्रश्न पूछा जाता है। और विधानसभा जिसके सदस्यों की संख्या 145 होती थी, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। 41 सदस्य नॉमिनेट होते थे, ये इलेक्टेड होते थे 104, और यहाँ पे 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता था, जो कि ये उच्च सदन कहलाता था। 60 सदस्यों की सदस्य संख्या होती थी, जिसमें 26 मनोनीत होते थे, 34 निर्वाचित होते थे। ठीक है, इसका आप लोग जो है इसको आप देख लीजिएगा, इसको जो है नोट कर लीजिएगा। तो अब क्या हुआ, अब केंद्र में 2 सदन बन गए, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। और हम आपको बता ही रहे हैं कि उस समय भारत की कंडीशन, भारत में ब्रिटिश सत्ता की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल हो गई थी। भारत में भी तमाम आंदोलन चल रहे थे और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था और गांधी जी भी भारत में आ गए थे। इस तरह बहुत दबाव था, होम रूल आंदोलन चल रहा था, तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे भारत में। तो ब्रिटिश सत्ता क्या करती, उन्हें जो है आगे क्या किया गया, आगे प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की। प्रांतों में द्वैध शासन, या प्रांतों में जो है प्रांतीय विषयों को ऐसे कह सकते हैं। प्रांतों में जो व्यवस्था की गई, प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली को लागू किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। द्वैध शासन हम आपको बता चुके हैं एक बार, दोहरा शासन का प्रारंभ मतलब 2 शासक हो जाते हैं। अब द्वैध शासन को दोहरा शासन भी कह लेते हैं, या कह सकते हैं 2 शासकों के अंतर्गत। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा वर्तमान में आइए। 2 शासकों के अंतर्गत व्यवस्था चलती है। आप वर्तमान में देखते होंगे, थोड़ा सा मैं आपको वर्तमान में ला रहा हूं, जो अगर करंट है कब जानते हैं। किसी भी देखिए, भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्यों में आप देखते होंगे जहां जहां सरकारें हैं वहां पे एक राज्यपाल वाली व्यवस्था है, राज्यपाल होता है और विधानसभाएं होती हैं, विधान परिषद भी होती है। विधानसभा होती है, राज्यपाल होता है। राज्यों की बात कर रहा हूं, प्रांतों की बात कर रहा हूं।
तो राज्यपाल जो होता है इसको केंद्र नियुक्त करता है, केंद्र नियुक्त करता है। केंद्र का व्यक्ति ही राज्यपाल, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, किसी की सत्ता होती है, वह राज्यपाल जो है यहाँ पे बनाता है, वहां पे नियुक्त करता है। विधानसभा में हो सकता है कि जो केंद्र में जिसकी सरकार हो उसकी जो है विधानसभा में उस पार्टी की सरकार ना हो उस प्रांत में, लेकिन क्या होगा, केंद्र के माध्यम से राज्यपाल, केंद्र राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य पर निगाह रखेगा और विधानसभा ही कानून नियम कानून बनाती है। तो आज जो वर्तमान में आप यह व्यवस्था देखते हैं, लगभग ऐसी ही व्यवस्था, पूर्णतः हम नहीं कह सकते, लगभग ऐसी ही व्यवस्था जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में लागू की गई। इसको आप द्वैध शासन कह सकते हैं, कह सकते हैं, कहा नहीं जाता, कह सकते हैं। कारण क्या है, हम आपको ये समझाने के लिए कह रहे हैं। आज हम ये कहेंगे तो बातें थोड़ी सी विवादित हो जाएंगी। देखिए, पॉलिटी में क्या है कि शब्दों का खेल है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बातें कहीं की कहीं चली जाती हैं। प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन के तहत किया क्या गया, यहां पर यह कहा गया कि दो, यहाँ प्रांत में भाई दुनिया भर के विषय बनाए जाएंगे ना, कि ये विषय, ये विषय, ये विषय, इसके तहत कुछ विषय जो है यहाँ पे दो प्रकार के विषय बनाए गए। मतलब भारतीय शासन को सही ढंग से, उत्तर प्रांतों के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए विषयों का बंटवारा किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित जो आरक्षित विषय थे उन पर कानून गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी, भारत प्रांतों में जो गवर्नर छोटे गवर्नर हुआ करते थे, इनके माध्यम से वह जो है विषयों पर निगाह रखता था। और हस्तांतरित विषयों पर जो उत्तरदायी मंत्री होते थे, जो प्रांतों में चुन के आते थे, उत्तरदायी मंत्री जो प्रांतों में चुन के आते थे, वह जो है कानून बनाते थे। उनके लिए तमाम भारत की जितने समस्याग्रस्त जो है विभाग होते थे, सब इनके हाथ में कर दिया गया। और जो सामान्य विषय होते थे, सारे ठीक ठाक विषय, उसको यहाँ पे इनके लिए आरक्षित कर दिया गया। और होता क्या था, ये विवाद क्यों हो गया, जो अच्छा इस तरह की अच्छी पहले जानिए। तो इसमें हुआ क्या कि केंद्रीय कार्यपालिका, जो केंद्रीय गवर्नर, इसके माध्यम से हर उस चीज को रोकती जो ये मंत्री अपने प्रांतीय प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए जब कानून बनाते, उन कानूनों को यह क्या करते, इस पर वीटो लगा देते। वीटो एक शब्द आ गया, वीटो लगा देते। वीटो का नाम तो सुना ही होगा आपने, फिर भी जान लीजिए। वीटो जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि मैं निषेध करता हूं, मैं निषेध करता हूं। तो इसके माध्यम से क्या क्या करते थे लोग कि जब मंत्री जो होते थे देश हित में अच्छा कुछ कानून बनाते, तो गवर्नर के माध्यम से, केंद्रीय गवर्नर, उसके इशारे पर यहाँ का जो गवर्नर होता वो वीटो लगा देता, अर्थात इसको रोक देता। और वो यह चाहता कि ये लोग, अगर ये लोग, इनका शासन बढ़िया चल जाए, तो जब जनता को ये लग जाए कि हमारे लोग इतना बढ़िया शासन कर रहे हैं, तो फिर तो इनके खिलाफ जनता हो जाएगी, पहले से ही खिलाफ है, इनके शोषण से त्रस्त है, इनको हटा देगी। तो वो कभी नहीं यह चाहते थे कि जनता में यह मैसेज जाए कि जो भारतीय, जिनको शासन में भागीदारी दी गई है, वह जो है बड़ा अच्छा शासन कर रहे हैं, अंग्रेजों से अच्छा शासन कर रहे हैं। अगर यह संदेश चला गया तो समझिए कि इनके शासन पे, इनका शासन तो उखड़ जाता। तो ऐसे इसलिए वो चाहते थे कि आप सिर्फ जो है केवल उनके हाथों में काठ के उल्लू बने रहे, इसलिए बार बार वीटो ये लगा देते थे। अब देखिए, ये जो द्वैध प्रांतों में द्वैध शासन जो लाया गया, इसके जन्मदाता, एक प्रश्न पूछता है कि द्वैध शासन के जन्मदाता,
द्वैध शासन के जन्मदाता कौन? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये प्रणाली बड़ी विवादित रही। द्वैध शासन के जन्म विवादित क्यों रहा? क्योंकि आप जानते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोगों का शासन अगर लग गया कि भारतीय इतना बढ़िया शासन कर रहे हैं, कानून बढ़िया बना रहे हैं, तो ब्रिटिशों के ऊपर वैसे ही विश्वास ढीला था, भारतीयों का विश्वास उठ जाएगा, फिर वो यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। इससे बचने के लिए वो बार बार वीटो लगाते थे। ठीक, द्वैध शासन का जन्मदाता, इसको नोट कर लीजिए, इसका नाम था लायोनिल, यहां लिख देता हूं, लायोनिल कार्टिस। लायोनिल कार्टिस, इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये द्वैध शासन का जन्मदाता है। कोई एग्जाम हो छोटे से बड़ा सब में ये पूछा जाता है कि भाई द्वैध शासन का जन्मदाता कौन, द्वैध शासन का जन्मदाता कौन, और फिर द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन? लायोनिल कार्टिस। अब द्वैध शासन इतना विवादित हो गया कि इसकी समीक्षा के लिए बार बार वीटो, इसकी समीक्षा ये हुआ कि आप यहाँ लोग विरोध करने लगे कि आप बार बार वीटो लगाएंगे, शासन कैसे चलेगा। तो इसकी समीक्षा के लिए एक मूडी मैन कमेटी बनाई गई। मूडी मैन कमेटी बनाई गई जिसके एक सदस्य, यह प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है, जिससे एक सदस्य जो है जिन्ना भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना। अर्थात उस समय जिन्ना जो थे वो अलग राज्य की मांग वाले समर्थन में नहीं थे। उस समय जो है अभी वो भारत के साथ जुड़े हुए थे। वो चाहते थे कि नहीं, अभी कांग्रेस में थे, चकाचक चल रहे थे। मूडी मैन कमेटी के यह भी एक सदस्य बनाए गए थे कि यह जानने के लिए कि यार ये विवाद हो रहा है, इसको समाप्त किया जाए। तो 2-3 फैक्ट मैंने आपको यहाँ बताया, उसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा इन सारी चीजों को। क्या हुआ? 1919 के भारत शासन अधिनियम के साथ प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था की गई। हमने आपको वहां बता दिया, विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा क्या था? आज की लोकसभा कह सकते हैं, निम्न सदन कह सकते हैं। उसके सदस्यों की संख्या भी हमने बता दी कि वहां 145 होती थी, 41 निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत होते थे, 104 निर्वाचित होते थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 3 साल का होता था और वो जो है 60 सदस्य होते थे, 24 मनोनीत होते थे और 36 जो है वह निर्वाचित होते थे। तो ऐसे प्रांतों में विषयों को बांट दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन हुआ और केंद्र में द्विसदन बनाए गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इतनी बातें हो गई। अच्छा, यह कहा गया कि हमने जो सुधार किया है उसके लिए, इसकी जांच के लिए 10 साल के बाद, 10 वर्ष के बाद एक आयोग आएगा। 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत में घूम घूम कर यह चेक करेगा, यह देखेगा कि भारत में शासन, उत्तरदायी शासन मतलब स्थानीय संस्थाओं का कितना विकास हुआ, संस्थाओं का कितना विकास हुआ, संस्थाओं एवं शिक्षा का कितना विकास हुआ। मतलब ये सब सिर्फ जो है यह मान के चलिए कि सिर्फ भारतीयों को पुचकारना था, यह लॉलीपॉप था, ये मान के चलिए। सिर्फ जो है जैसे हमने कहा था आपको 1813 के एक्ट में वहां पे 1 लाख रुपए लगा दिया शिक्षा का, लेकिन वो ईसाई मिशनरियों को बुला लिया कि भाई ईसाई बनेंगे इधर। अच्छा, एक चीज और, 10 वर्ष के बाद ये आयोग बनेगा, एक कमेटी बनेगी जो आएगी यह जांचने कि हमने जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सुधार किया, उस सुधार का कितना लाभ हुआ, कितना भारत में जो है परिवर्तन आया। ये सारी बातें वो कही गई। और इसी 10 वर्ष तो नहीं, उसके पहले ही 9 साल में ही बल्कि आ गया 1927 में यह जो है और 1927 में साइमन कमीशन आया। आप इसका नाम सुने होंगे, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े होंगे तो। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ये कमीशन, साइमन कमीशन इसलिए कहा जाता है कि इसके अध्यक्ष जो है जॉर्ज साइमन थे। 7 सदस्य थे और ये सभी अंग्रेज थे। इस नाते भारतीयों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। ये बातें हम आगे बताएंगे। और हमने आपको बताया था कि 1909 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट सुधार। 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
ठीक है, ये भी एक प्रश्न है, छोटा सा बन जाता है। उस समय मार्ले वहां पे सचिव, मॉन्टेग्यू यहाँ पे भारत सचिव थे, ऑक्सफोर्ड यहाँ का गवर्नर जनरल या वायसराय, जो भी आप कह सकते हैं। मॉन्टेग्यू से ऑक्सफोर्ड सुधार किया गया। अब यहाँ पे हमने आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बता दी, केंद्र में 2 सदन बता दिया, प्रांतों में 2 शासन बता दिया, ये सारी बातें हैं। अब देखिए जो मेन चीज हुई, अब क्या है, जो सांप्रदायिकता का विकास जो हो रहा था, सांप्रदायिकता का विकास या पृथक निर्वाचक मंडल का विकास, सांप्रदायिकता का विकास या पृथक निर्वाचक मंडल। वहां हमने आपको समझाया था कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है, एक बार और हल्का सा आपको बता दे रहा हूं। पृथक निर्वाचक मंडल एक विशेष कम्युनिटी जिसके लिए बनाया जाएगा, उसका ही प्रत्याशी होगा, उसके उस कम्युनिटी के लोग ही उसे वोट करेंगे, बाकी कम्युनिटी के लोगों का कोई मतलब नहीं है। अब क्या है, इसको और विस्तारित कर दिया गया। तब वहां पे मुसलमानों के लिए किया गया था, यहां पर सिखों के लिए स्पेशली पूछा गया ही जाता है, सिखों के लिए कर दिया गया, आंग्ल भारतीयों के लिए कर दिया गया, आंग्ल भारतीयों के लिए जो भारतीय मूल के अंग्रेज हुआ करते थे कभी कभी, और अंग्रेजों के लिए, यहां पर जो अंग्रेज रहते थे उनके लिए कर दिया गया, ईसाइयों के लिए कर दिया गया, और सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, अंग्रेजों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए, इतने लोगों पर पृथक निर्वाचन मंडल को विस्तारित कर दिया गया। अर्थात अब क्या है, कहीं से सिख लड़ेगा तो उसको सिख वोट करेंगे, कहीं से आंग्ल भारतीय लड़ेगा तो वहां आंग्ल भारतीय, कहीं से अंग्रेज लड़ेगा तो वहां से अंग्रेज वोट करेंगे, ये सारी, अर्थात सांप्रदायिकता का विस्तार हुआ। ठीक है, अब हम आपको जो बार बार कहते हैं कि माइंड मैप हल्का सा छोटा सा बना देते हैं, चीजें हैं, देखिए बड़ा फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना पढ़ना पड़ता है। 1919 के 12 शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार कहते हैं। इसमें केंद्र में 2 सदन बनाए गए, विधानसभा और राज्य परिषद, राज्य परिषद। प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, प्रांतों में लोग चुन के सीधे आने लगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, और सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया, अर्थात सिखों पर, आंग्ल भारतीय, सिखों का ही स्पेशली पूछा जाता है, वहां मुसलमानों को, वहां सिखों को, आगे इसको ये लोग और बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इनका ये मानना है कि जितना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हम लागू करेंगे उतना बढ़िया हमारा शासन होगा, क्योंकि भारतीयों में अगर एकता रहेगी तो ये आंदोलन हमें जीने नहीं देगा और हमारा शासन सही ढंग से चलेगा नहीं। तो इतनी बातें हैं। हाँ, सिखों पर, आंग्ल भारतीयों पर, ईसाइयों पर, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि इसको निम्न सदन कहते थे, इसको उच्च सदन कहते थे। प्रांतों में विषयों को बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित में वो विषय रखे गए जो भारतीय महत्व के होते थे, जिन पर उत्तरदायी मंत्री कानून बनाते थे। लेकिन अक्सर होता क्या था कि जो गवर्नर जो यहाँ का गवर्नर होता प्रांतों का, वो जो है केंद्रीय गवर्नर जनरल के इशारे पर इन पर वीटो लगा देता, और इस प्रकार जो है, हाँ, अब वहां जो बातें हो रही थी कि बजट पर अब जो है, अब ये दोनों सदन जो केंद्र में बने, विधानसभा और राज्य परिषद, आज भी बजट वाले मामले पर लोकसभा, वर्तमान में हल्का सा आइए, बजट वाले मामले पर लोकसभा को पूर्ण अधिकार है, चाहे वो जैसे चाहे वैसे पेश कर, अर्थात बजट पर इनका अधिकार होता था। बजट पर ये मनमाने ढंग से चाहे जैसे पेश कर दे, चाहे जैसे इसको आज वर्तमान में भी लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है, और लोकसभा के सदस्य जो है बजट को, इस पर इसका विशेष अधिकार होता है, राज्यसभा इसको रोकती नहीं, रोकती है तो 14 दिन के लिए रोकती है। वैसे ही यहां पर क्या था, साधारण विधेयकों के संदर्भ में, साधारण विधेयकों के संदर्भ में, साधारण विधेयकों के संदर्भ में, अब यहाँ पे आपको विधेयक में नहीं बताऊंगा। विधेयक समझिए कानून निर्माण के एक प्रस्ताव होते हैं जिन्हें सदन स्वीकार कर लेता है, अर्थात आप इसे कानून बना कर सकते हैं। कि जब साधारण कानून बनता था तो दोनों सदन, जो मैंने आपको बताया, विधानसभा और राज्य परिषद,
दोनों सदनों की शक्तियां बराबर थी कि कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, कहीं दोनों पास करेंगे, शक्तियां बराबर थी। केवल वित्त विधेयक के संदर्भ में या बजट वाले में वित्त विधेयक के संदर्भ में विधानसभा डिक्टेटर कह सकते हैं। आज भी ये व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा के जो वर्तमान में है वो चलती है। यहाँ वित्त विधेयक के संदर्भ में विधान जो केंद्र की लोकसभा है वो जैसे चाहे बजट पास करते हैं, राज्यसभा उस पर बहुत ज्यादा केवल अपनी बातें रख सकती है, उसको रोक नहीं पाती। तो इसकी बात यह चीज भी यहाँ इससे शुरुआत हुई 1919 के भारत शासन अधिनियम से इसकी शुरुआत हुई। अब क्या था बजट पे, अब जो है अब तक वहां क्या होता था कि बजट पे लोग जो है केवल बातें कर सकते थे, प्रस्ताव कर सकते थे, लेकिन अब बजट पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न हम आपको समझा चुके हैं। पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। मतदान करने का भी अधिकार इनको मिल गया। मतदान करने का अधिकार, मतदान ये समझ लीजिए कि जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई बजट कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है, या कोई बिल पे जो है इतना ज्यादा विवाद है कि लोग मान नहीं रहे, तो वहां पे सदनों में मतदान करवाया जाता है। तो जिसके पक्ष में मत ज्यादा हो जाएंगे उसका मान लिया जाएगा, तो अक्सर सत्ता पक्ष का ही हो जाता है। लेकिन कभी कभी मान लिया विधेयक कुछ इस तरह का हो गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में बिल्कुल जो है रार मच गई है, तो कभी कभी सत्ता पक्ष के सदस्य भी विपक्ष के साथ हो जाते हैं और विधेयक जो है पारित नहीं हो पाता। अर्थात इसका अधिकार भी अब इन्हें दे दिया गया, अर्थात थोड़े अधिकार बढ़ गए। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अब केंद्र में द्विसदन, राज्यों में द्वैध शासन, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ, सांप्रदायिकता का विस्तार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। और अब क्या था, सांप्रदायिकता का विस्तार हुआ और एक जो बड़ी अच्छी बात हुई कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा 1919 में पहली बार, ये थोड़ा सा अच्छा फैक्ट है, पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का भारत में अधिकार मिला। 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार मिला। इतनी बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अब जो मेरी आपसे बार बार गुजारिश होती है, निवेदन होता है कि ध्यान पूर्वक देखिएगा, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और थोड़ा सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। इससे में अगर आपको कुछ समझ में ना आया होगा तो उससे मुझसे जरूर पूछिएगा। कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, पूछिएगा। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको सरल भाषा में इन बातों को समझा सकूं। फैक्चुअल है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए क्रम वाइज मेरे क्लास को देखिएगा। और मैं आपका लगातार, आप जो जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका पुनः एक बार हृदय से आभार प्रकट करते हुए आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। आपने जो अपना अमूल्य समय मुझे दिया, मुझे देंगे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।